भारत की मूल 20 भाषाएं हैं और उसमें हिंदी प्रथम स्थान पर है, जिसे हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। आपसे मैंने पूछा कि सर बाल्टी कौन सा शब्द है? बाल्टी तो हिंदी शब्द है सर, हम लोग यूज करते हैं, बाल्टी लेकर के जाते हैं नहाने के लिए। सर जर्मन शब्द है। कि संस्कार क्या है? तो यही वो संस्कार है जिसमें हम हर एक व्यक्ति को अपने आप से बड़ा मानते हैं। सर बड़ा वही मानता हो जो हृदय से बड़ा होता है। चुल्लू में सागर भरना ये भारतीय भाषाओं की परंपरा रही है। गागर में सागर तो दुनिया कर लेती है, हम चुल्लू में सागर करते हैं। कहते हैं कि अब हमको बोलना पड़ेगा क्या यह नीला है अंबर जिसका उसे बुलाओ, नीलांबर को बुलाओ, ये है समास। पीला है कपड़ा जिसका उसे बुलाओ, पीतांबर को बुलाओ। किसी के सामने में अपने आप को कम होकर के मत दिखाइएगा कि आप पर चढ़ जाए, और वो 2 लाइन हमेशा समझा दीजिएगा कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। तो मैं उन्हें मिमिक्री करके सुनाता हूँ, आप हमें भी सुनाएं। बिल्कुल। वेरू, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन उस वक्त मारेंगे जब गोलियां भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। प्रणाम, मैं निखिल प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल के पॉडकास्ट शिक्षा संवाद में। मैं आज आप सभी के सामने लेकर के आया हूं हमारे हिंदी विषय के शिक्षक रविकांत पाठक सर को, जो कि मधुबनी से बिलोंग करते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां की भाषा मधुर हो उस जगह को मधुबनी कहते हैं। और सर के भाषा के साथ साथ सर का व्यवहार भी बहुत मधुर है। एक कुशल व्यवहारिक व्यक्ति हैं जो हमारे बच्चों को हिंदी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। मैं आप सभी के सामने बुलाता हूं सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं चाहता हूं सर कि छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। हमारा नाम तो सर ने बता ही दिया। मैं मधुबनी से आता हूँ, और जहाँ तक शिक्षक की बात है तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में मैं 2009 से जुड़ा हुआ, ठीक, और वहां से लेकर आज तक शिक्षण का कार्य करता हूं। और मुझे शिक्षा देने में और शिक्षा लेने में, क्योंकि एक बेहतर शिक्षक वही होता है जो पहले शिक्षित हो या शिक्षा ले, तो शिक्षा देने में मजा आता है। तो शिक्षा लेने और देने दोनों में मुझे बहुत मजा आता है, और मैं 2009 से इसे बखूबी तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक कर रहा हूँ और आगे करता रहूंगा। बखूबी हमारे प्राचार्यों को लगता है, आचार्यों को लगता है, या स्कूल प्रबंधन को लगता है, मैं तो नहीं कह सकता। सर बिल्कुल लगता है और बखूबी लगता है, इसीलिए हम लोग दोनों लोग साथ मिलकर के बच्चों को बेहतर करने का कार्य कर रहे हैं। और आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही सर कि बेहतर शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थी होता है। कभी भी आप केवल शिक्षक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केवल शिक्षक होना अमान्य बात है। विद्या का कोई ओर और अंत नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जहां अंत नहीं। तो हमेशा आदमी को लग करके सीखते रहना और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना, बच्चों को नई नई चीजों के बारे में बताते रहना, चूंकि विद्या रिसर्च का विषय है। इसमें आप भाषा को ले लें या फिर साइंस ले लें, किसी भी चीज को ले लें, दिन प्रतिदिन रिसर्च होते रहते हैं और यह क्रम चलता रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण शिक्षक मान ले कि नहीं मुझे सब आता है, फिर तो कुछ नहीं आता है वाली बात हो जाएगी। मैं इसीलिए हमारा पूरा प्रबंधन आपसे प्रभावित रहता है सर। जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति सबसे ज्यादा मोहित होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार पर, और व्यवहार इस चीज का प्रतिबिंब होता है कि आपके संस्कार कैसे। मैं सही कह रहा हूं शायद सर, जो हमने आप लोगों को देख करके सुन करके सीखा है। मैं अक्सर लोगों से कहता भी हूं कि मेरी भाषा में जो भी सुधार मैं कर पाया हूं, वो उसके अगर सूत्रधार कहे जाए तो मैं अखिलेश सर को कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान देता हूं। मैंने देखा है उनको कहते हुए, और उनको देख करके मैंने अपनी भाषा पर काम करना चालू किया। एक हमारे बहुत विख्यात कवि हैं कुमार विश्वास साहब,
उनको देख करके भी बहुत रुचि मेरी इस भाषा में हुई है। सर वो मेरे भी प्रिय कवि हैं, बिल्कुल। दिनकर और हम कुमार लोग विश्वास। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग फैन हैं इन दोनों के। बिल्कुल। और दिनकर कोई साहब की तो पागल खैर समझता है, कोई दीवाना कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ हमारे दिनकर साहब भी हैं, राष्ट्र कवि हमारे, और इसी मिट्टी के हैं, और हम चाहते भी हैं कि इसी मिट्टी से और भी राष्ट्र कवि हमारे देश को मिले। खैर सर, हम लोग हिंदी विषय पर बात करने के लिए जुड़े हैं यहाँ पर इस पॉडकास्ट में। सर हिंदी विषय भाषा यह कहते हैं प्राचीन हमारी संस्कृत से आई, और संस्कृत की जब बात करते हैं तो व्यक्ति संस्कारों की बात करता है, और हम ऐसे विद्यालय में बैठे हैं जिसका ध्येय वाक्य है ज्ञान से सिंचित संस्कार से समृद्ध। हम चाहेंगे कि सर आप सबसे पहले संस्कारों पर आप क्या सोचते हैं, हम पहले उसकी बात करें कि क्या है संस्कार, क्यों जरूरी है व्यक्ति के लिए। सर संस्कार शब्द जो होता है वह मनुष्य को परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है, और वह मनुष्य की मनुष्यता परिभाषित करता है। और इस कारण से मनुष्य में संस्कार होना बहुत चाहिए, क्योंकि संस्कार कहते हैं अच्छे मिले तो मनुष्य की परिभाषा अच्छे की तरफ होती है। संस्कार बुरे मिले, खराब मिले तो उसकी जो परिभाषा है वो बदल जाती है। मनुष्य में दो उपसर्ग लगाए तो मनुष्य सज्जन और मनुष्य दुर्जन दोनों होता है जी। ठीक। जन मतलब लोग, जी। तो जन शब्द में दो उपसर्ग का काम कर दे तो सज्जन और दुर्जन में बदल जाता है। पुत्र या पुत्री में सु और कु का अंतर कर दे तो सुपुत्री कुपुत्री हो जाती है और कुपुत्र सुपुत्र हो जाता है। बिल्कुल सर, विद्यालय के तौर पर यह सवाल हमने अजलेश सर से भी किया था, आपसे भी कर रहा हूं कि एक शिक्षक के नाते इस विद्यालय में रहते हुए शिक्षकों का बच्चों में संस्कार पोषित करने का क्या दायित्व होता है। सर अभी हमारा जो विद्यालय है वो आवासीय विद्यालय। अब इस आवासीय विद्यालय में संस्कार हो, आकार हो, प्रकार हो, ठीक, ये जो बच्चे हैं वो घरों से दूर है, बिल्कुल ठीक, उनका संस्कार, आकार, प्रकार, ये तीनों काम हम शिक्षकों को ही देना पड़ता है, बिल्कुल ठीक। तो हम पहले तो उन्हें अंकुरित करें, पल्लवित पुष्पित करें, जिसे आकार और प्रकार कहते हैं। जैसे एक पेड़, जी, हमारा काम होता है उन्हें सिंचित करना। शिक्षा शब्द जो बना है वो सिंच धातु से बना है, शिक्षित करना, जी ठीक, तो सिंचित करना। और जब उनको सिंचाई हम बढ़िया देंगे, जिसे आप और हम कहते हैं ज्ञान से समृद्ध सिंचाई से ही संस्कार आता है, ठीक, वो जो सिंचाई और वो खाद पानी जिसे संस्कार भी कह सकते हैं वो बेहतर मिले तो यही बच्चे संस्कारवान होते हैं, यही बच्चे समाज में बढ़िया फल या खराब फल देंगे। बढ़िया फल देंगे, हम जैसे शिक्षा देंगे वैसे फल मिलेंगे। तो सर एक तो है कि सही बात है, हमारा विद्यालय रेजिडेंशियल है, आवासीय है, और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे बाहर से आते हैं वो भी 12 घंटे हमारे पास रहते हैं, डे बोर्डिंग चलता है हमारा, तो उसमें भी शिक्षकों का ही दायित्व बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारा दायित्व बेसिकली बढ़ जाता है। 12 घंटे नहीं, 2 घंटे आप उनके आने में रखिए। बिल्कुल हाँ, 1 घंटे सुबह में ट्रैफिक नहीं होती तो 1 घंटे आने में रखिए, शाम में 2 घंटे जाने में रखिए। 15 घंटे बच्चे स्कूल के नाम पे बाहर, बिल्कुल 12 घंटे तो प्रत्यक्ष रहते हैं, 3 घंटे अप्रत्यक्ष रहते हैं, बिल्कुल। तो 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे में 15 घंटे निकाल लीजिए, 9 घंटे, 8 घंटा तो बच्चा जाके सोएगा, 1 घंटा उसके पास बचता है। ये कैलकुलेशन बाहर वाले बच्चों का जी। तो 15 घंटे में जो 12 घंटे रहते हैं तो 1 घंटे में माँ बाप कौन सा संस्कार। एग्जैक्टली। तो यहाँ 100% दायित्व विद्यालय का बनता है कि उन बच्चों को, जैसे आपने कहा, कि बेहतर खाद और पानी के साथ सिंचित किया जाए, ज्ञान से शिक्षा के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ, बिल्कुल। तो सर एज अ शिक्षक रविकांत सर कौन से ऐसे संस्कार हैं जो बच्चों को देते हैं अपने डेली लाइफ में इस पढ़ाई के सिलेबस को पूरा करते हुए? कुछ बातों के साथ, कुछ उदाहरण के साथ सर आप बताएं हमें। सर मैं उदाहरण दे सकता हूँ अगर आपको कहें तो। मुझे एक स्कूल में मैं पढ़ा रहा था मुजफ्फरपुर में, तो एक 10th क्लास का बच्चा था, मैं उसका क्लास टीचर हुआ करता था।
तो उन्होंने एक कहा था जी कि सर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। क्या बोले कि देखो आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं कुछ होगा, हम क्या कर सकते हैं। जी ठीक, हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। अरे हम तो अपने बाप का बिगाड़े। हाँ, हम अपने बाप का बिगाड़े, हमारे बाप का जो बिगड़ना था वो तुम्हारे सामने खड़ा है। ठीक, 12 साल बाद जब आप खड़े होंगे तब आप अपने बच्चों को कहिएगा बेटा हम अपने बाप का जो बिगाड़ना था वो तुम्हारे सामने खड़े। अब इस बात को समझने के लिए आपको अभी 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, आप अभी नहीं समझ पाए। जी तो यही चीज है कि आपको वो समझना होगा। और बच्चों में नैतिक शिक्षा जो कहते हैं, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, क्योंकि आज का जो दौर है जी बच्चा कोई पढ़ना नहीं चाहता। जी। और पिछले 3 साल जो महामारी में हमने जी, गुजारी, जी। उस महामारी के बाद तो बच्चे लिखना पढ़ना भूल गए थे। तो उसके बाद से हम उनको ट्रैक पर ला रहे हैं, एक जीवन पद्धति उनको फिर से। ऐसे में बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और उनकी नैतिक मूल्यों का पतन हुआ था। हम और आप जी अभी भी खड़े होते हैं अपने अपने पिता के पास। तो हमारे एक मित्र थे तो बोले आपको अपने पिता से बात नहीं होती है। बोले बिल्कुल होती है और आपसे अधिक होती है। एकदम ठीक, लेकिन सर जिस तरह से आप करते हैं वैसी नहीं, वो हमसे नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। यही अंतर होता है संस्कारों का सर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप फिर देखिएगा मेरे पिताजी को तो उनका बेटा इतना बड़ा है, अभी पढ़ा रहा है, सब है। और जब भी देखिएगा तो वो जैसे क्लास 5-6 के बच्चों को जैसे ट्रीट हम लोग करते हैं, वो मेरे साथ वैसा ट्रीटमेंट चलता है और मुझे मजा आता है। मेरी पत्नी एक बार बोली थी, बोले वो बाप है मेरा, ऐसे ही उनको बोले वो बाप है मेरा। ठीक, और बाप बाप होता है, ये हम लोग ऐसे बोल देते हैं। पिता, हमारे संस्कृत में हमने एक श्लोक पढ़ा था कि माता भूमि के समान होती है, पिता चखात और पिता आकाश के समान होता है। अब जब पिता आकाश के समान होता है तो दिनकर की वो लाइन आ जाती है कि ब्रह्मांड में जो है शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सिंधु सरित सिंधु मंद। हाँ, ये आकाश में तो इतने सारे चीज हैं और वो पूरा खुला आकाश है। हमारा पिता तो वो होता है। तो हम अपने पिता से आपकी तरह बात करते हैं और यही चीज उनको समझाते हुए कि पिता पिता होता है, माँ माँ होती है। अगर इनका सम्मान आप करना जान गए तो आप दुनिया में किसी का सब कुछ जीत रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये भी बात होती है सर कि जैसे आप जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, हाँ, जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आपके लिए जो जिए हैं, और आप अगर उनका भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो पता नहीं फिर आप क्या करेंगे। और इसी चीज की कमी होती जा रही है जो आजकल के युवा जो हैं यही उनमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हम भी एडमिशन के सत्रों में भी जब पेरेंट्स आते हैं और वहां पर दिखता है कि कैसे बच्चे, आजकल के बच्चे तुम कह देते हैं पापा को कि पापा तुम वो काम कर लो, हाँ तुम ये काम कर लो पापा। और जब ये चीज सुनने को मिलती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। हम लोगों को तो इस बात की आदत है कि जो हमसे छोटे जो हैं उम्र में उनको भी आप कहते हैं, और आजकल के बच्चे तुम कहने का बजाय माँ को तुम कहना। आदर देना तो भारतीय परंपरा है। बिल्कुल परंपरा है, जिसको हम कह रहे हैं। इसी चीज के ऊपर हमारी बात भी शुरू हुई थी सर, ये संस्कार क्या है। तो यही वो संस्कार है जिसमें हम हर एक व्यक्ति को अपने आप से बड़ा मानते हैं और कहते हैं कि जो अपने आप से सबको बड़ा मानता है वो खुद ही एक दिन बड़ा हो जाता है। सिर बड़ा वही मानता हो जो हृदय से बड़ा होता है, वो आपको बड़ा मानेगा। और जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे, आपकी नजर में वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तो वापस आते हैं हम लोग हिंदी भाषा की तरफ। आप हिंदी पढ़ा रहे हैं 2009 से, लगभग करीब 14-15 साल हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते। सर आम तौर पे जो लोग हिंदी बात करते, मैं भी बात करता हूँ, जैसे अभी तो थोड़ा मेरे ऊपर भी हल्का सा कैमरे का प्रेशर होता है, तो मैं कुछ चीज़ें जो कई बार सही बोलनी होती है फिर वो भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। और इसको अगर देखें कि
कैसे आम व्यक्ति अपनी हिंदी को सुधार सकता है। जैसे हमारे यहाँ बड़ा को बड़ा कह देते हैं। बिहार का अगर केवल इस रीजन का हम लोग बात करें तो कुछ कुछ शब्द हैं ऐसे जहां हमारी आम तौर पे गलतियां हर व्यक्ति बिहार में कर देता है। इन चीजों को सुधार करने के लिए स्कूल से अपने बच्चों के माध्यम से क्या ऐसे प्रयत्न है, क्या ऐसे प्रयास हैं जो हमें करने चाहिए? सर, ये जो अशुद्धियां हैं या जी। बोलने के क्रम में जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, वो भाषा का सही तरह से हम एक तो ज्ञान नहीं ले पाते। जी जी हाँ, बिल्कुल। हम जो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं या आस पास में सुनते हैं, वही हमारे मस्तिष्क में चलता है, क्योंकि भाषा मूल रूप से ध्वन्यात्मक है। जी ठीक, ध्वन्यात्मक है। हम जो सुनते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है, हम देखते पढ़ते हैं वो दिमाग में नहीं रहता। लेकिन निखिल सर ने कहा ये बहुत दिन तक याद रहता है, या पाठक जी ने कहा ये आपको बहुत दिन तक याद रहता है। लेकिन वही चीज रिटर्न में हो तो हम उसके तरफ ध्यान से देखते भी नहीं, अच्छा आया है देख लेंगे, वो ध्वन्यात्मक रहता है। तो या तो हम उस पर जो सुनी सुनाई हमारी बातें शब्दें होती हैं, शब्द होते हैं, वो हम सुन लेते हैं, वही बोलते हैं। और अगर इसका है तो सर सबसे आसान तरीका है, जी सबसे आसान तरीका है, हम थोड़ी बहुत भी अगर वो भाषा जानते हैं, अगर आप बोलते हैं थोड़ी बहुत भी, तो अगर आप तब जानते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, तो आपको जो भाषा प्यारी लगे, जी हाँ, उस भाषा के किताब पत्रिका वो पढ़ने शुरू कर दीजिए। सर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं जब था, मेरे पिताजी अंग्रेजी से ऑनर्स हैं सर। अच्छा, अंग्रेजी से मास्टर है सर, अंग्रेजी से पीएचडी है, और आप हिंदी से पीएचडी होने वाले हैं। ठीक, इतने हैं। लेकिन जब बचपन में सर होती थी बात, तो मेरे पिताजी का नाम जो गांव का है वो ले करके बोलते थे फलानुआ का बेटा, जी बाप इतना पढ़ा लिखा है, इसको एबीसीडी नहीं आता। ठीक, और पिताजी रहते नहीं थे, साथ में नहीं रहते, मैं दादा के साथ रहा, कभी रहे नहीं बचपन में, तो मौका नहीं मिला उनसे पढ़ने का। और मैंने उस समय में पूछा अपने पिता से, उसने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका है अखबार, अंग्रेजी का कोई अखबार नहीं, अ प ट स जो भी आता है, ABCD जो भी आता है तुम पढ़ो, ठीक, और उसकी एक कॉपी बनाओ, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता, जो शब्द आपको नहीं समझना, उसकी कॉपी बनाओ। तो मैंने वो काम शुरू किया, बोले कि कौन सा अखबार लूं, तो उन्होंने कहा कि द हिंदू जो है उसमें कोई एरर जल्दी नहीं रहता, आप वो व्यवस्था कर दी गई मुझे। फिर दादा मेरे बढ़िया अंग्रेजी के जो जानकार थे, तो वो रात में जब आते थे शाम को स्कूल विद्यालय से, तो वो रात में आते थे और वो जो भी शब्द मैंने लिखे 10, 15, 50 जो भी थे वो मैंने लिखे होते थे उनको दे देता था, जो उनको आता था वो लिख देते थे, नहीं तो रात में वो डिक्शनरी खोल के आपको उसका वर्ड लिख के देते थे, ठीक, पूरी अंग्रेजी की डिक्शनरी। और आज के डेट में सर मेरे पास लगभग 12,000 अंग्रेजी शब्दों का कलेक्शन है। वोकैबुलरी 12,000 शब्दों की आपके पास। आज मैं नहीं बोलता हूँ मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, मैं संस्कृत पढ़ा लेता हूँ, ठीक, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, और भारत की भाषा है 22 भाषाओं में हिंदी को पहले और संस्कृत को दूसरे नंबर पे रखा गया है। भारत की अपनी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में नेपाली और अंग्रेजी को रखा गया है, भारत की मूल भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी भाषा, और इसको 22 भाषाओं को जो मान्यता दी है भारत सरकार ने अपने संविधान में, उसमें विदेशी भाषा के रूप में नेपाली और अंग्रेजी को रखा गया है। भारत की मूल 20 भाषा ही है और उसमें हिंदी प्रथम स्थान पर है, जिसे हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा कहते हैं। तो जब मैं इसका शिक्षक हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों बोलने जाऊँ? वो संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो हम भाषा की रक्षा हम खुद ही नहीं करें तो हमारी भाषा की रक्षा कौन करेगा? मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा तो मेरे बच्चे हिंदी कहाँ से नहीं समझेंगे, ठीक। तो वो भाषा की शुद्धि जो होती है वो उसी से होती है। आप कोई भी पत्रिका उठाए, मैं आपको बिलीव नहीं होगा सर, मैं उर्दू भी अच्छा जानता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन वो है
कि जब जरूरत पड़ता है तभी। बिल्कुल, जब भाषा की हाँ। आवश्यकता पड़े उस हाँ। भाषा की, तो उसको भी इस्तेमाल किया जाए। हाँ। बिल्कुल, लेकिन सही बात है सर कि हम भारतीय हैं और हमें हिंदी से प्रेम होना चाहिए। वो आपने कहा था कि कैसे शुद्ध करे, तो वो तरीका है कि कैसे शुद्ध करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने बताया। मैं इस पे नहीं, भारतीय हूँ तो भारतीय भाषाओं, मुझे सारी भाषाओं से प्रेम है, ऐसा नहीं है। नहीं तो मैं उर्दू नहीं सीखता, मैं नहीं तो मैं अंग्रेजी नहीं सीखता, बिल्कुल मुझे सारी भाषाओं से प्रेम। लेकिन मैं हिंदी शिक्षक विद्यालय में बच्चों के सामने हिंदी में ना बोलूं तो फिर हिंदी शिक्षक क्यों? बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। हिंदी को और जानने के क्रम में, जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज होती है ना कि आप किसी भी चीज को परिभाषित करते हैं, ठीक है, तो परिभाषित करना किताबी लैंग्वेज में, किताबी क्या कहते हैं, किताबी शब्दावलियों में, उससे बेहतर होता है कि आप अपने मन की बात कहें जो आपको समझ में आती है, आम लोगों को बेहतर समझ में आती है। तो रविकांत पाठक सर के मुंह से मैं ये समझना चाहूंगा कि सर आप भाषा को कैसे समझते हैं और समझाते हैं, भाषा क्या है? सर किताब कहते हैं कि शिक्षक को बच्चों से दूरी बना के रखनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन शिक्षक को बच्चों से इतनी भी दूर नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी बात ही नहीं समझे। हाँ, आपने जो कहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो उदाहरण देता हूँ वो फिल्मों से देता हूँ। जो बच्चा आज देखता है, जो आज का बच्चा है, उसको आप 5000 साल पहले के जो शब्द है वो दीजिएगा, वो जिसको उसने देखा नहीं वो जानेगा नहीं, जिसको उसने देखा नहीं वो जानेगा नहीं। लेकिन वो 3 इडियट का जो आमिर खान का डायलॉग है कि बाबा रणछोड़ दास कह गए बच्चा काबिल बन, काबिल बन, कामयाबी झक मार के पीछे आए। बिल्कुल, हाँ, ये उसने याद देखा है, वो उसको याद है। बिल्कुल, तो मैं इसी तरह के उदाहरण लेता हूँ जी सर, मैं एक पेश इसी करें तरह के उदाहरण जी। आपको मैं बता दूं कि जब बच्चे बोलते सर बोरिंग लगती है, मैंने अभी ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं शुरू किया, पता नहीं अब शुरू आवश्यक पड़े, हाँ, आवश्यकता पड़ेगी मैं कर दूंगा सर। बिल्कुल, मैं ये ट्रीटमेंट ये है कि जैसे बच्चे कहते सर आज नहीं पढ़ना है, बोले कोई बात नहीं, करना क्या है, तो सर आप कुछ सुनाइए, तो मैं उन्हें मिमिक्री करके सुनाता हूँ, जो मिमिक्री मुझे आती है। सर प्लीज। हाँ, जो मिमिक्री मुझे आती है, जैसे राजकुमार साहब की मैं कर लेता हूँ, अमजद खान साहब की मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो मैं उनको करके सुना देता हूँ। सर आप हमें भी सुनाएं, सुना सकता आप हमें भी सुनाएं। बिल्कुल, जैसे राजकुमार की एक फिल्म आपने देखी होगी, सौदागर। सौदागर, सौदागर जी। इमली का बूटा, जी जी, दो दोस्तों की कहानी। हाँ, बिल्कुल, इमली का पेड़, जी जी, हाँ, इस जंगल में हम दो शेर, वो सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब है। बिल्कुल, उसमें एक जगह जब दुश्मनी होती है दोनों दोस्तों के बीच में बुढ़ापे में, तो उनकी जो हेलीकॉप्टर थी राजकुमार की वो खराब हो जाती है और उनको उनके क्षेत्र में, इलाके में उतरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, याद है। वहां का डायलॉग है राजकुमार का, वीरू हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन उस वक्त मारेंगे जब गोलियां भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। तो मैं ये कर लेता हूँ। और बच्चे, मैंने एक जगह कहा था, तो एक है सुदेश भोसले जी, सुदेश भोसले मिमिक्री आर्टिस्ट जी, बिल्कुल। मैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकालता था, लेकिन अब नहीं निकल पाती है, बट उनकी एक डायलॉग है, मैंने एक बार सुनी थी और ये काम करने में बड़ा मजा आता था बचपन में। मैंने एक बार वो डायलॉग सुनी थी, मैं आज भी अगर लिखने कहिएगा तो वो डायलॉग मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, अगर बोलने कहिएगा तो आज भी पूरा डायलॉग मैं आपको सुना दूंगा। और उसमें अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों के नाम है। हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं बच्चों के बीच में, तो ये क्विज रहता है कि आपको गिन के बताने कितने फिल्म। बिल्कुल ठीक, वो डायलॉग भी मैं बच्चों को सुनाता हूँ। कभी कभी गब्बर सिंह भी जाग जाते हैं तो वो भी सुना देता हूँ। बोलते हैं कि गब्बर सिंह सिर्फ यहाँ नहीं है, गब्बर सिंह अंदर भी है, उसको निकालने की जरूरत ना पड़े। हाँ, वो ठीक है, हो जाए उतने में ही काम हो जाए। हाँ, उसको निकालने की जरूरत। आज तुम्हारा काम था
तुम आज तुम्हारे हिसाब से रह गए, तुमको पढ़ना नहीं था, तुमको मजा आना चाहिए, क्लास मजेदार होना चाहिए, मैं आज आपके हिसाब से, लेकिन अगला 5 दिन, अगला 5 वर्किंग डे फिर वो मेरे आप हिसाब का, मेरे हिसाब से बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला ना कि मैं डायलॉग बोलता हूँ और मैंने तुरंत ही कहा कि सर आप बोलिए, उसके पीछे एक कारण है। जैसे शिक्षकों को कई बार ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पर, हाँ, जब ये प्रयोग अभी आपको यहाँ बांध नहीं दिया हुआ। जाता है, आपको बांध दिया जाता है कि आपको ऐसे ही रहना है, और वही वो सर मोमेंट होता दूरी है। बना के रखना होता है, क्योंकि बच्चे हैं, आप बच्चे नहीं, बिल्कुल आप उस एज को पार कर, बिल्कुल बिल्कुल दूरी वो हम जानते हैं, एकदम, लेकिन तो जैसे बच्चों वही से हम वो बता दूरी नहीं बनाने कि जी। बच्चा आप जो बताए वो समझ नहीं आता। एग्जैक्टली जैसे वही हम बता रहे थे कि एक जगह हम ट्रेनिंग में गए थे, ठीक है, उस ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा था कि शिक्षक कब बच्चों से दूरी बनाने लगते हैं। शिक्षक बच्चों से तब दूरी बनाने लगते हैं जब शिक्षक को उनके हिसाब से काम करने में हर जगह गतिरोध विद्यालय का मैनेजमेंट जो है वो उत्पन्न करने लगता है। जैसे अभी आपको समझ में आ रहा था कि हमारे बच्चे अभी नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ना तो उनको है ही, वो आ ही रहे विद्यालय पढ़ने के लिए, लेकिन आज अगर मैं उनकी मन की बात को रखूंगा तो अगले 5 दिन वो मेरी बात को रखेंगे। यह एक समझदार शिक्षक की निशानी है। और उस वर्कशॉप में हमें ये बताया जा रहा था, विद्यालय प्रबंधकों को बैठा करके यह बताया जा रहा था कि सर आप अपने शिक्षकों को इस बात की छूट दें कि वो बच्चों को ग्राउंड में लेकर के जा सकें, वो वहां पर उनके सामने डांस कर सकें, बच्चे उनके सामने कर सकें और शिक्षक उनके साथ कर सके। इसलिए ताकि जब कल को आपका बच्चा आपके पास 5-6 घंटे रह रहा है, हमारे यहाँ तो खैर 12 घंटे 24 घंटे रह रहा है, वो जब परेशान होगा और आपको आपसे कुछ कहने में संकोच करेगा तो अपनी परेशानी आपको नहीं बताएगा, और एक वो बच्चा जिसको सींचना था वो सिंचाई पूरी नहीं हो पाएगी। ये बेहद आवश्यक ऐसा है हुआ ना जी। कि पेड़ वहां है, पानी हम यहाँ गिरा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ। और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है, पाइपलाइन शिक्षक ही होता है सर। एकदम सर। और आप बोर्डिंग हो सकते हैं, वो पौधा हो सकता, पाइपलाइन शिक्षक ही होता एकदम 100% सर। और इसीलिए यह जरूरी है कि वो पाइपलाइन लचीला हो और जहां जहां जरूरत पड़े मुड़ता जाए, इतना वो हमें रहना पड़ता है। मैंने बिल्कुल। ये प्रयोग यहाँ नहीं की सर अभी आप तक। करें, आप करें, ठीक आप है, आजाद हैं, हमें बहुत अच्छा मैं लगेगा। अभी तक नहीं की जी। थी, लेकिन जरूरत पड़ेगी सर मैं करूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आपको कभी भी किसी क्लास में आपको गब्बर सिंह बोलता हुआ नजर आ जाएगा, पुनीत इस्सर नजर आ जाएंगे, राजकुमार नजर आ जाएंगे, जी 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 मोहम्मद रफी गाते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो कभी कभी होता है जरूरी जब होता बच्चा फ्रस्ट्रेट, वो भी आपके यहाँ रेसिडेंशियल है, अपने यहाँ बिल्कुल बच्चा आवासीय रहता है, आवासीय में 12 घंटा हम शिक्षकों घर से से दूर परेशान है, होता माता पिता से दूर है। हाँ, वो बिल्कुल। परेशान होता है। 6 घंटा तो किसी तरह कंसंट्रेट कर लेगा, वो भी छोटे बच्चे नहीं होते, वो जो फाउंडेशन के बच्चे, एलकेजी के बच्चे होते वो नहीं होते। उनको तो वही हम अपनी बेटी के साथ जब बोल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप कैसे बोलते हैं, तो नहीं, वो है, उसको सीखना। बिल्कुल आप शिक्षक नहीं है, आप शिक्षिका नहीं है, इसीलिए नहीं जानती। ये बच्चे हमारे यहाँ है, आज ये मेरी बेटी है, कल को ये कहीं स्कूल में रहेगी, तो वो बच्चे को ऐसे ही सिखाया जाता है। आज हमें सिखाया, हमको भी ट्रेनिंग मिल जाएगी इससे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बहुत सुंदर सर। भाषा की बात करी हमने, आगे चलते हैं इसको, इस टॉपिक को आगे लेकर के। सर भाषा के विकास में जैसे हम लोग कहाँ देख रहे हैं हिंदी को, पाठक सर कहाँ देख रहे हैं अगले 10 वर्षों में? मैं तो ये देख रहा हूँ कि दुनिया में आज हिंदी भाषी लोगों की संख्या के हिसाब से भारत के अलावा इतरेतर, ठीक, और सब जानता है कि कुमार विश्वास की वो एक लाइन आपको याद होती होगी कि जब भारत आंख खोलता है तो दुनिया खिड़की खोलती है। वो एक लाइन आपको याद होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में एक ना इक्का दुक्का भारतीय आपको मिल ही जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो दुनिया के हिसाब से भारतीय भाषा हिंदी है, वो तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है पूरी दुनिया में। ठीक, 118 करोड़ लोग हिंदी इसको बोलते हैं भारत के इतरेतर, यानी भारत के 140 छोड़ दे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चों में हिंदी भाषा का समुचित विकास करने के लिए
बच्चों में, अगर मान लीजिए कि हम लोग 6, 7, 8 क्लास की बात पकड़ते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं, और आप एक बेसिक क्या कहते हैं उसको, सिलेबस का एग्जांपल लेते हुए क्लास 6, 7, 8 को पकड़ के चलते हैं हम लोग, फिर उसके बाद 9, 10 की भी बात करेंगे। अभी क्लास 6, 7, 8 में हम लोग बच्चों को भाषा में क्या क्या सिखा रहे हैं, लिटरेचर को छोड़कर? सर, भाषा सिखाने के क्रम में उनको जो 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, इन बच्चों को सिखाने के लिए हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि ये किस स्थिति के बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं। बिल्कुल ठीक। अब हर जगह जो है वह ब्रिलियंट और ब्रिलियंट टाइप के बच्चे नहीं होते हैं। ठीक, तो वो सब देश काल परिस्थिति भी देखी जाती है। हम तो सर ऐसे भी हमारा तो उद्देश्य होता है कि आप हमें कमजोर बच्चे दें, हम बेहतर बनाएंगे, हम इस काबिल हैं। नहीं, तो वही चीज कह रहे हैं सर कि हमें वो देखना पड़ता है जी। और सबसे पहले उनको बतानी पड़ती है कि भाषा क्या है। उसका एक नॉर्मल सा परिभाषा जो है, सामान्य परिभाषा, कि भाषा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को व्यक्त कर सके। ये हो गया। उसके बाद उनको भाषा का रूप बताते हैं, तो बोलते हैं कि ध्वन्यात्मक है। मुख्य रूप से तो भाषा ध्वन्यात्मक है, मौखिक रूप में है, उसको लिखित रूप में रखा गया। लेकिन ऐसे एक और भाषा का सृजन हुआ जिसको हम लोग सांकेतिक या साइन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हम रोड पे जाते हैं तो हमको माइक पे ये नहीं दिखाया जाता, चिल्लाया जाता है कि ये वन वे है, इधर से नहीं जाए। वो एक दे दिया जाता है, एक काट दिया जाता है, एक तीर चलता रहता है। तो हमको उससे समझना होता है कि सर हमको इसमें जाना नहीं, सिर्फ आना है, इसमें जाना है, आना नहीं। तो वो साइन है, सांकेतिक भाषा है। तो ये सब सिखाते हुए लिपि, भाषा का विकास जब हुआ तो हम सिर्फ बोलना जानते थे। दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसका व्याकरण सबसे बाद में बना था। और हम बोलना सबसे पहले जानते थे। हम बोलना जानते थे सर। हमें 14 बार वो डमरू का साउंड दे दिया गया था, 14 बार बजा दिया गया था। और वो साउंड दे दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा भगवान शंकर ने कि अब तू चल बोलना शुरू कर जा। फिर हमने उसे पहचान बनाई, लिपि का विकास किया। बिल्कुल। ये क्रमागत चला। वो तो डमरू की आवाज थी, 14 बार डमरू बजा के नाच गए शिव शंकर, और हमको छोड़ गए अकेला कि अब तू बोल। तो हमारे पास व्याकरण नहीं था, उससे पहले था। वेद की जो रचना हुई है सर, उस समय में वो 14 बार साउंड भी नहीं आया था। उससे पहले वेद की रचना है। हम उसे श्रुति कहते हैं जी। वेद का स्त्रीलिंग रूप है श्रुति। ठीक है। वेद का स्त्रीलिंग अगर आपको बनाने का है, हमको बनाने का है, तो हम वेदा या वेदी नहीं बनाते जी। हम श्रुति कहते हैं, जो सुनकर याद रखा जाए। ठीक। और जब व्याकरण बना, वो 14 बार जब शिव शंकर के डमरू की आवाज आई, व्याकरण बना, उससे पहले वेद की रचना हो चुकी थी। और पहला जो सूत्र है, इसके बाद पाणिनि व्याकरण ने जब वो व्याकरणिक नियमों में बनाना शुरू किया, तो किन्हीं आचार्य ने उनसे पूछ लिया होगा कि वेद में क्या करेंगे, तो उन्होंने सीधे कह दिया न तु आर्ष वचनम। ये हमारे बाप दादा के कहे हुए भाषा पर यह नियम नहीं लगे, जो है वो है। बिल्कुल ठीक। ये सारे नियम अब लगेंगे। ये अब लगेंगे। और उस व्याकरण के बाद की पहली रचना रामायण है। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रामायण है। इसीलिए लौकिक संस्कृत साहित्य, वहां से संस्कृत 2 भागों में बटी। व्याकरण से पहले वाले भाग को आप वैदिक पीरियड कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं, और उसके बाद लौकिक संस्कृत कहते हैं। चलिए, तो लौकिक संस्कृत में आते हुए सर, हम लोग उसके बाद तो भाषाएं टूटती गई, पाली बनी, प्राकृत बनी, अपभ्रंश या अभट्ट बनी। और ये अभट्ट जब बनी, अपभ्रंश ऐसे हुई कि ये एक होता है ना, इससे टूटी, एक ये टूटा, एक ये टूटा। ये जो अपभ्रंश या अभट्ट है, वो एक से विस्फोट होकर के बट गया, बहुत सारे। ठीक, राजस्थानी हो गया, कुमाऊनी हो गया, अवधी हो गया, ब्रज हो गया। ठीक, इस तरह अनेक भाषाओं में बट गए। जिसे हम मगधी या मगही, जो हमारी यहाँ की भाषा है, मगही है, अर्ध मगही है, अर्ध पैसाची है, पैसाची है, इस तरह से बट गई थी। ठीक। और जब
हमने भाषाओं को एक मानक रूप, एक मान्य रूप देना शुरू किया। तो इसके पहले कवि के रूप में पहली जो रचना मानक हिंदी में आई वो थी पृथ्वीराज रासो जी। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है। हम जो पृथ्वीराज या अजमेर की इतिहास के बारे में जानते हैं उसका मुख्य स्रोत वही पृथ्वीराज रासो, हाँ रासो है। तो वहां से जिसका अंतिम लाइन शायद आपको भी याद होगा कि 4 बांस 24 गज अंगुल एते पे सुल्तान है मच्छी को चौक। ये पहली रचना है मानक हिंदी की और वहां से हिंदी बनी। और आज जो हम आप बोलते हैं जी, ये जो पीढ़ी हमारी आपकी पीढ़ी है या हमारे बाद वाली जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं जी, ये पीढ़ी जो है जो हिंदी बोलती है इसमें सर हिंदी ने 57 देशों की भाषाओं को समेटा है। 57 देशों की भाषा को हाँ। समेटा है। हाँ, अब जैसे कि मान लो आपसे मैंने पूछा कि सर बाल्टी कौन सा शब्द है? बाल्टी तो हिंदी शब्द है सर, हम लोग यूज करते हैं, बाल्टी लेकर के जाते हैं नहाने के लिए। सर जर्मन शब्द है। अच्छा, बाल्टी जर्मन शब्द है। हाँ। ठीक है। चीनी चाय, चीनी चाय, हाँ घरों में पीते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ पीते हैं चीनी चाय। ये भी उदाहरण चीनी है, चीनी है। अच्छा, चीनी भी चीनी हाँ, है। चीनी चाय चीनी है। ठीक है। और सर साबुन, साबुन, हाँ। अच्छा, साबुन भी भारत मतलब हिंदी शब्द नहीं है? हाँ नहीं, ठीक है। ये पुर्तगाली है। अच्छा, साबुन पुर्तगाली शब्द है। ठीक और है। इसी जद्दोजहद में, जी। अब जद्दोजहद तो आप समझ जाएंगे कि उर्दू है सर। ठीक, अच्छा, इसी जद्दोजहद को जो है जी, इसी जद्दोजहद को जो है हम लोग बच्चों को बताते हैं कि भाषा इस तरह बनी। ठीक, और आज हम 57-58 देशों की भाषाओं को यूज हिंदी में प्रयोग करते हैं। जी। ठीक, अब हमारा जो हिंदी शब्द है वो हमने नहीं रखी है सर। हिंदी शब्द हमने नहीं रखी है, हमारी भाषा का नाम ईरानियों ने रखा है। मतलब हमारी भाषा का नामकरण भी हमने नहीं किया। हाँ, हमारे देश का नाम भी उन्होंने ही रखा था, हिंदुस्तान। ठीक है। ठीक, हम उनके डिक्शनरी में 100 शब्द बहुत दिनों तक नहीं था ईरान में। अच्छा, क्योंकि जो दूसरी प्राचीन भाषा है वो ऋग्वेद के बाद अवेस्ता है, ईरान की भाषा। ठीक है। उसमें बहुत दिनों तक जो है वो 100 शब्द नहीं था। इसीलिए जब संस्कृत से उनकी पढ़ी तो उन्होंने जो है सो अवेस्ता शब्द अच्छा लगा। अवस्था शब्द का टूटा हुआ शब्द है अवेस्ता। वो उनकी अवेस्ता भाषा है, उसका नाम भाषा अवेस्ता कहते हैं ईरान की। उनके पास स था ही नहीं। तो वो जो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बनी जी, वो पहली सभ्यता थी। तो ईरानी इसे हिंदू कहते थे। स नहीं था तो हिंदू कहते। हाँ, हिंदू नदी। ठीक है, हिंदू नदी। और इसका सिंधु नदी के किनारे हम बसे और तो उनके नजर में हम हिंदू हो गए। अच्छा, ठीक। और अब हिंदू हैं, सिंधु के निवासी हैं, हिंदू हैं, हमारी भाषा हिंदी हो गई से और हम हिंदुस्तानी हो गए। हाँ, हम हिंदुस्तानी हो गए। सो ये ईरान और इराक, आप अभी भी जाइए तो आप जब बोलिएगा कि मैं भारत से आया हूँ, इराक में आप बोलिए मैं भारत से आया हूँ, तो बोलेगा हिंद का आदमी है, बड़ा प्रेम करता है सर हम लोगों से। अच्छा, हिंद से आए हो। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन के समय में जब अमेरिका वॉर कर रहा था, लड़ाई कर रहा था इराक से, उस समय में हमारे कुछ भारतीय फंसे थे जो यहाँ से गए थे, पत्रकार लोग थे। तो उनको जब पूछा गया कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। बोले हिंदी है तो पहले बताना था ना। वो हिंदी जानते हैं सर। अच्छा, हाँ, हिंदी है तो पहले बताना था। और उनको पूरा बाज़ाब्ता सुरक्षा के साथ वो निकाल दिया गया था। विश्व पटल में इतनी अच्छी हाँ, हिंदी की एक खासियत है। क्या बात। आप अजूबा एक फिल्म देखिएगा जी, अमिताभ बच्चन, तो वो उसमें देखिएगा कि अरब सागर या समंदर के उस पार इस पार, वहां कभी भी आपको जो है बोलता है शम्मी कपूर हिंद के जहां भी वो प्रयोग हुआ है हिंद हुआ। वो ईरान की धरती का वो लिया गया है, ईरान के इतिहास को बताया गया है अजूबा, और वो हिंद शब्द प्रयोग हुआ। सर वापस आते हैं हम लोग फिर से क्लास 6 to 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भाषाओं का विकास समझा दिए थोड़ा बहुत। फिर
ये हो गया भाषा का विकास जी कि ऐसे हुआ भाषा। बिल्कुल। अभी जो है वो हिंदी, जिस हिंदी को हम और आप बच्चे बोल रहे हैं, यह 27वीं पीढ़ी है। संस्कृत से लेकर के आधुनिक हिंदी 27वीं पीढ़ी है। इस 27वीं पीढ़ी में 57-58 देशों के भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक, 27वीं पीढ़ी पे आ गए। अब धीरे धीरे उनको, अब इसके बाद जो ले जाएंगे भाषा के बाद, वो होता है उपसर्ग। इसका एक छोटा सा नमूना आपको अभी भी दिया था मैंने। बिल्कुल। हाँ, सुकर्म कुकर्म, कुपुत्र सुपुत्री, सुपुत्र कुपुत्र, जी। सज्जन दुर्जन, जी, ये जी। आपको मैंने दे दिया था। वो है सुजन और दुर्जन। जी तो ये उपसर्ग हो गया। ठीक उसी तरह प्रत्यय है जी, उसके भी उदाहरण देकर के सर बताएं। अब इसको क्या कहें कि हमको पढ़ाने में कोई थकावट नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े भुलक्कड़ हो गए हैं। हाँ, है तो वो बतक्कड़, लेकिन जब बात आए पढ़ने पढ़ाने की और आप उनसे एक प्रश्न कर दीजिए, वो बतक्कड़ भुलक्कड़ में बदल जाते हैं। पढ़ाई के नाम पे जितनी भी बातें मन में है वो मन में रह जाती हैं और बोल कुछ नहीं पाते। हाँ, वो भुलक्कड़ हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रत्यय और उपसर्ग का खेल है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब क्या कहते तो हैं, ये प्रत्यय उपसर्ग है। जी। ठीक उसी तरह से संधि हो गया। जी। तो उनको तो मैंने बताया, उनको आज मैं पढ़ाया था 7 में संधि पढ़ा रहा हूँ। जी तो उन्होंने संधि क्या है, जी एक बच्ची है पल्लवी नाम की, जी। मिली पल्लवी नहीं, वैष्णवी। वैष्णवी तो वैष्णवी नाम की लड़की है, 7B है, 7B में ही है और पास की है, विष्णुपुरा गांव की है, मंटू भैया की लड़की। तुमने कहा संधि क्या होता है सर? मतलब कि मेरे पास, उसके पास एक बॉटल था। अच्छा, जैसे ये बॉटल है जी, तो ये ग्लास है सर, इसमें ज्वाइंट कहीं पता लगता है? नहीं। हाँ, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, वो भी ज्वाइंट नहीं है, वो ज्वाइंट नहीं है, डिजाइन है सर। डिजाइन है, बिल्कुल ये डिजाइन है सर, ज्वाइंट कहीं है। पता नहीं लगता है। हम रस्सी लगाते हैं तो उसमें भी गांठ बन दिखता जाती है। है। जी बिल्कुल, रस्सी में भी गांठ बनती है, लेकिन इसमें या इसमें कहीं आपको गांठ नहीं दिखती है, ज्वाइंट। लेकिन इनका एक क्षमता है कि इससे अधिक गर्मी ये बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, कोई भी शीशा या मिट्टी का बर्तन जी, हो या चीनी मिट्टी का बर्तन, वो उससे अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं। सबका एक बॉइलिंग पॉइंट हाँ, फिक्स। हाँ जी, उससे अधिक गर्म डालेंगे तो वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा। टूटती है, पिघलती नहीं है। शीशा पिघलेगा नहीं, चीनी मिट्टी पिघलेगा नहीं, वो टूटेगा। मिट्टी का बर्तन जी जी जी, वो जहां से टूटता है वो ज्वाइंट। ठीक, वही संधि है। अब जैसे आपसे मैं एक शब्द पूछता हूँ जी सर, बिल्कुल। आप यहाँ बच्चे नहीं है तो मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा। समझिएगा इस चीज को कि मैं जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हम जितना भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब ये समाज में कह सकें कि मुझे सबसे प्रिय कोई बच्चा मिला जिसको मैंने पढ़ाया तो वो निखिल प्रकाश होना चाहिए। मैं आपका सबसे अच्छा विद्यार्थी बनूंगा, मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए। आप बिल्कुल शिक्षक के तौर पर ही मुझसे सवाल पूछे और मैं कोशिश करूंगा जवाब उदाहरण के तौर पर जी, प्रश्न पूछना पड़ेगा मुझे आपसे ही पूछना सर एकदम। मैं आपसे ये पूछता हूँ सर जी कि एक शब्द हम लोग सुनते हैं, हम लोग महादेव के लिए उसका प्रयोग करते हैं, हाँ, या सरस्वती के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक, वागीश और वागीश्वरी। महादेव को वागीश कहा जाता है, सरस्वती को वागीश्वरी कहा जाता है। ठीक, तो वागीश शब्द को अगर आप तोड़ना चाहे, संधि विच्छेद करना चाहें तो वाग और ईश, ग ख ग ना सर, बाघ और ईश, ग बागीश, बागीश, हाँ, वागीश और बागीश, वागीश तो हाँ, यर लव वा क ग ग गी श, वागीश। तो क और अ को बना मिला करके शायद ग बनता है। क और अ, हाँ, ई को मिला करके ग बनता है, शायद, कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, वही है कि अगर मतलब किसी वर्ण, हाँ, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो तो उस वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो या कोई किसी मतलब जो क ख ग घ है, पांच उसके अलावा हो, हाँ, तो उसमें दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो तो वो प्रथम वर्ण
तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जी, तो यही वाक चीज- और ईश। हाँ, वाक जोर ईश। जी, चलिए मैं सही हूँ हाँ, यहाँ आप सही हैं। तो वो बच्ची बोली कि सर इसमें तो वाक जोर ईश, जी। उसने क के जगह पे गौ गौ बोल दिया। बोल दिया, बिल्कुल। उन्होंने कि बेटा यही परिवर्तन है, यही पर बदलाव है। जी, ठीक है, गौ तो है नहीं। तो बोले सर कैसे? बोले यहाँ क है। उन्होंने कैसे? बोले कि यहाँ क है, क बदल के गौ हुआ है। बिल्कुल। तो फिर अभी पढ़ा रहे हैं उनको, जी। और जितना मुझे लगता है रुचिपूर्ण होना चाहिए उतना ही हाँ उतना रुचिपूर्ण बना के पढ़ा रहा हूँ। और आगे भगवान की सर इच्छा। आप व्यक्ति भी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी रुचिपूर्ण है। और ऐसे व्यक्ति, जैसे सर देखिएगा आप कई बार इस चीज को नोटिस करेंगे कि ऐसे शिक्षक बच्चों के मन में एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो जीवंत होते हैं। ये दो तरह के शिक्षक होते हैं। ये जो जीवंत वाले शिक्षक होते हैं वो बच्चों के जीवन में सदा वास करते हैं, वो हमेशा उनको याद रखते हैं, क्योंकि सर ने अलग क्या किया, तो सर ने उनको इन्वॉल्व किया। और ये जो इन्वॉल्वमेंट जो टीचर कर जाते हैं वो इस विद्यार्थी का जीवन बदलते हैं। और जो दूसरे लोग जो इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं वो उनकी ज्ञान की क्षमता को थोड़ा बढ़ा या घटा देते हैं, जीवन परिवर्तन के मूलक नहीं। तो आप बहुत बेहतर शिक्षक हैं सर, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे शिक्षक अभी वो चैप्टर चल रही है संधि। चलिए तो आगे अभी वो सर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके आगे। और इसके आगे है सर जैसे 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 समास। जी, अब समास में तो उनको मैंने पहले बता के रखा है कि देखो यहाँ वर्ण नाचे, हाँ इनके नाचने से ये परिवर्तन हुआ, ये घुंघरू टूट के उसमें जुड़ गए। हाँ सर तो उदाहरण के साथ। हाँ तो घुंघरू है, हाँ वो पूरा घुंघरुओं का लच्छा होता है, यानी शब्दों का लच्छा होता है। उन लच्छों को फिर पकड़ के एक शब्द बनाना होता है। वो वहां पर शब्द नाचेंगे, यहाँ वर्ण नाच रहे हैं, यानी संधि में वर्ण नाचते हैं। हाँ, और समास में शब्द नाचते हैं। हाँ तो शब्दों को नचाना पड़ता है वहां, और यहाँ वर्णों को भी हम नचा रहे हैं। तो तुम संधि समझ रहे हो, आप संधि समझ रहे हो। हाँ उसमें क्या करेंगे हम लोग, शब्दों को नचाएंगे तो समास समझेंगे। उसका भी एक उदाहरण दिया जाए सर, जैसे समास बना करके बताएं उदाहरण के। सर उदाहरण क्या है सर? अब जैसे हम लोग बोलते ना कि जितने कम से कम शब्दों में आप बोल जाएं उतना अच्छा है। जी हाँ वो हमें समास सिखाता है। अच्छा ठीक है, ठीक, हम जितने कम से कम शब्दों में बोल जाएं वो हमारे लिए उतना अच्छा है। ठीक है। कहते हैं कि जब तक व्यक्ति चुप रहता है उसके अंदर का मतलब कोई सामने वाला उसे पहचान नहीं पाता कि ये किस तरह का व्यक्ति है। जी ठीक, तो मेरी कुछ खराबियां है सर, मैं आपको बताऊंगा कभी। लेकिन अभी ये है कि बच्चों को जो पढ़ाना होता है वहां पूरा जॉली मूड में रहता हूँ, पूरा उनके सब। मैं छोटे बच्चों को संभालते ये समझता हूँ कि मुझे इनके समान छोटा बनना पड़ेगा। ठीक, और आप 11, 12 या 9, 10 में मुझे थे तो मुझे ये समझ में आता है कि ये बच्चे अब उस लेवल के हो जाए कि इनसे बड़ा बनना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। हाँ, उनको दायरे बताने पड़ेंगे, इनसे बड़ा बनना पड़ेगा तो ये बच्चे रह पाएंगे। बिल्कुल। और इन छोटे बच्चों को बड़ा बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो इन छोटे बच्चों को हम अगर उन छोटे नहीं बने तो ये कैसे बड़े बनेंगे? बहुत सुंदर। ठीक, एक लड़का है अपने यहाँ युवराज सिंह, क्लास 9 नहीं सर 7 में। अच्छा 7th में युवराज सिंह, ठीक है। और एक लड़का है निखिल चौबे। हाँ निखिल चौबे इधर हो गया और युवराज उसके बगल में। हाँ ठीक ठीक। एक निखिल चौबे, युवराज सिंह, आप दोनों को एनालाइज कर लीजिए तो समझ में आएगा कि निखिल इज द बेटर देन युवराज। मेरे में निखिल कम पड़ जाता है, युवराज आगे बढ़ जाता है सर। हिंदी में निखिल पीछे रह जाता है, और युवराज निखिल पीछे रहता है, युवराज आगे बढ़ता है। सर इतना मतलब एक बार उसे बताएं और वो फटाफट, बस ये है कि उसको एक बार समझाना पड़ा अपने तरीके से। हाँ एक बार शिक्षक के तरीके से, 2 बार समझाए, पहले बार शिक्षक के तरीके से समझाए थे, हाँ जो एक बेहतर शिक्षक कर सकता है जी। हाँ उसके बाद अपना एक तरीका है, हाँ जो आपका तरीका है हमारा तरीका है, बस वो एक तरीका है, वो 2 तरीके से उसे समझाना पड़ा। और आज मुझे ये खुशी है कि युवराज मेरे विषय में, हाँ कभी कभी, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बढ़िया मैंने काम किया है। शिक्षक की सबसे बड़ी जीत भी यही होती है। हाँ मैंने काम किया, उसको देख करके कभी कभी बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि मैंने काम किया। बहुत सुंदर।
सर समास के उदाहरण पर आते हैं एक बार फिर से। समास का उदाहरण देखिए सर, तो वही चीज है कि कम से कम शब्दों में हमें बोलना सिखाता है, जी क्योंकि हमारी जो भाषा है वो सारी भाषा जो भारतीय भाषा है उसमें ये है कि आप जितने कम शब्दों में जितने बड़े अर्थ को प्रकट कर, समाहित करें। हाँ समाहित कर दे, अर्थ को गागर प्रकट में कर। सागर को हाँ भरना। हाँ, चुल्लू में सागर भरना, चुल्लू में हाँ सागर। चुल्लू में सागर भरना, ये भारतीय भाषाओं की परंपरा रही है। जी। गागर में सागर तो दुनिया कर लेती है, हम चुल्लू में चुल्लू में सागर सागर भरते कर हैं। लेते हैं। बिल्कुल ठीक, जी। आपको याद ही होगा मुनि अगस्त, जी, एक जी, चुल्लू बिल्कुल, ऐसे उठाया था पूरा समंदर अंदर समंदर चला में, गया था। बिल्कुल। तो हम तो चुल्लू में सागर भरते हैं। बिल्कुल एक चुल्लू ऐसे किया था पूरा सागर। समंदर खत्म, जी। एक चुल्लू। तो वो चीज अपने यहाँ है, ठीक है। हम चुल्लू में सागर समाते हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि अब हमको बोलना पड़ेगा कि नीला है कपड़ा जिसका, या नीला है अंबर जिसका, उसे बुलाओ। नीलांबर को बुलाओ, ये है समास। बिल्कुल, बहुत हाँ, बढ़िया। पीला है कपड़ा जिसका, उसे बुलाओ। पीतांबर को बुलाओ। सर यहाँ पे पीला पीला अंबर, पीतांबर कैसे हुआ? सर देखिए, जब समास बनेगा जी समास बनेगा तो अंबर शब्द जो है वो संस्कृत का तत्सम शब्द है, ठीक है। संस्कृत से आया है। जी, अंबर जी। मतलब कपड़ा, ठीक, पटन अंबर जो संस्कृत से आया है। और हम पीला शब्द जो है वो उसका तद्भव जो हिंदी में हमने तोड़ ताड़ के रखा है, ठीक है। तो उसका तत्सम बनता है पीत, पीत अच्छा। वर्ड। मतलब पीला तद्भव है पीत का, जिसका अर्थ होता है मतलब हम जो पीला समझ, हाँ, पीला शब्द तद्भव है पीत का। पीत का। तो अंबर शब्द उसको रखना पड़ता है। ये शब्द है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। ठीक, बहुब्रीहि समास इसको कहते हैं। यानी जब दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि समास का जो परिभाषा है वो ये कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द जी हाँ आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब एक हाँ ठीक है, एक रंगों को बता रहा है, एक अंबर को बता रहा है, जब ये दोनों मिले, ये जब दोनों मिले तो भगवान विष्णु अर्थ हो जाता है, अर्थ भगवान विष्णु हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो पीला वस्त्र धारण करते हाँ, हैं वो रूढ़ अर्थ है विष्णु। बिल्कुल ठीक, नीलांबर शब्द अगर आप कहते हैं तो वो इंद्र अर्थ है। नीलांबर, पीतांबर, चतुर्भुज, चतुरानन, त्रिलोकी, ये रूढ़ अर्थों को, दशानन, ये रूढ़ अर्थों को प्रकट करते हैं। इसका कोई एक विशेष अर्थ प्रकट हो जाता है। दशानन, अब हर कोई रावण नहीं हो सकता, रावण का नाम दशानन था, दशग्रीव था, ठीक। तो ऐसे वो है, तो शब्दों का खेल चलता है, शब्दों को जोड़ा जाता सर, है। एक और चीज मैं यहाँ पे टोकूंगा आपको, जैसे ये आपने बताया, अभी हम लोग बात कर रहे थे तत्सम और तद्भव पे, ये बीच में आ गया। सर तत्सम और तद्भव को भी समझते हैं थोड़ा, ये भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट होता है हमेशा। जैसे अभी आपने बताया कि पीत शब्द है जो तत्सम सही है, पीला जो है ये हमने तोड़ मरोड़ के अपने आम भाषा में यूज करने के लिए बना लिया, ठीक है। अंबर जो है वो तत्सम, अंबर का तद्भव आकाश, कपड़ा। तो अंबर सर आकाश को भी कहते हैं, कपड़ा अर्थ में आएगा, तब पीतांबर। तो सर अंबर का ऐसे सही अर्थ क्या है? अंबर देखिए, जैसे हिंदी में एक दो शब्द हैं जी, आप उसको समझ, जैसे सर्ग शब्द समझते हैं। कौन सा शब्द सर? सर्ग। सर्ग, हाँ, आप कई जगह पे देखते होंगे सर्ग लिखा होता है, साहित्य में तो कई जगह लिखा होता है सर्ग। तो सर्ग का 17 अर्थ होता है। अच्छा, सर्ग शब्द के 17 अर्थ होते हैं। हरि मतलब बता दीजिए आप, सर्ग छोड़िए सर, हरि का मतलब समझो। हरि का मतलब तो एक तो हरि विष्णु है, हाँ, और हरि मतलब तो सब यही समझते हैं, भगवान विष्णु। हाँ ठीक है सर, मुझे नहीं पता, मुझे बस मैं आपको दो चार बता देता हूँ। वैसे इसके 34 अर्थ है, मैं उतने याद नहीं है। अच्छा, अटेंडम आप पूछिएगा तो मुझे याद है, लेकिन दो चार अर्थ मैं बता देता हूँ। हरि मतलब विष्णु जी, ठीक, हरि मतलब विष्णु। हरि मतलब बंदर। अच्छा, हरि मतलब बंदर। हरि मतलब, इसीलिए जब नारद को एक बार हुआ था कि हम भी शादी करें, जी, तो वो नारद को जब बोला गया कि मुझे हरिमुख दे दीजिए, हरिमुख दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चलो आप हरिमुख ले लीजिए, ठीक। तो वो बंदर के रूप में आए थे, बंदर के रूप में आए थे। तो वही चीज है कि हरि मतलब बंदर, हरि मतलब शुरुआत, हरि मतलब शुरुआत, श्री हरि करे, श्री हरि करे, हाँ श्री हरि करे। हरि मतलब अंत, एति हरि हो गया,
ठीक है। हाँ, अंत। तो ये शब्द है। तो अंबर का जो अर्थ है, अंबर मतलब हम अंबर शब्द का आकाश जी, अंबर अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, अंबर शब्द का कपड़ा अर्थ में वस्त्र प्रयोग करते हैं। हाँ, कपड़ा अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष को आकाश ने ढक रखा है, इस अर्थ में वो अंबर है। हाँ, अंतरिक्ष को आकाश ने ढक रखा है, इस अर्थ में वो अंबर है। और हमारे तन को कपड़े ने ढक रखा है, इस अर्थ में वो अंबर है। बिल्कुल ठीक। तो ये अर्थ है। आप जहां पर ये थे कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये जब मैंने बच्चों को बताया था, तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, आपको बताया था ना कि सर बाल्टी कौन सा शब्द है, साबुन कौन सा शब्द है, ये इसी में आता है, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव के साथ आता है। वैसे हिंदी साहित्य में जो शब्दों को बांटा गया है वो 4 आधार पर बांटा गया। ठीक है, 4 आधार पर बांटा गया। पहला अर्थ के आधार पर, ठीक है, ठीक। दूसरा बनावट या रचना के आधार पर, ठीक है। तीसरा स्रोत, खोज खाज ढूंढ के बिना स्रोत, ठीक। और चौथा है प्रयोग, हम उनका उपयोग कैसे। तो ये जो आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज कहते हैं, ये स्रोत के आधार पर, ये स्रोत के आधार, स्रोत के आधार पर। तो जैसे संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में सिर्फ हलंत और विसर्ग को छोड़ के लिखे जाते, ठीक ठीक, हलंत नहीं लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। अगर वो लग गया तो संस्कृत हो गया। और हलंत विसर्ग को छोड़कर अगर लिखे जाते हैं, वो अगर वैसे अगर लिख दिया जाए, हलंत विसर्ग को हटाकर, तो वो तत्सम कहलाए। यानी संस्कृत के वो शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वो तत्सम होते हैं। ठीक। अब आप हमको ये कहें, ठीक, इसका एक सीधा सीधा हिंदी में उदाहरण मिलता है जयशंकर प्रसाद। उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है, ठीक, कामायनी उनकी एक रचना है, उनमें उन्होंने कविता लिखी, छोटी सी है, 2-3 बंदों की है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको नसूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में, ये पूरा उन्होंने तत्सम डाला है। अराति सैन्य सिंधु में सुवार वाग्नि से जलो। अब ये जो लाइन था इसका मतलब है सर बाद में, सुवार वाग्नि से जलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवार वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये एक लाइन वो अंग्रेजों के ऊपर लिखा गया है सर, अंग्रेजों के दमनकारी नीति पर लिखा गया है। डायरेक्ट लिखते तो कैसे। और ठीक है, अंग्रेज, बहुत सारे अंग्रेज संस्कृत के बढ़िया जानकार हुए, मेकाले हुए, मैकियावेली हुए, गेटे हुए, डलहौजी हुए, पढ़ाई करी। हाँ, उन्होंने संस्कृत के बढ़िया जानकार थे, लेकिन इतने भी अच्छे जानकार तत्सम और तद्भव समझ में आ जाए नहीं, इतने भी अच्छे जानकार नहीं थे। जैसे हमें और आपको अगर कहा जाए हिंदी बोलने के लिए, हम नहीं पढ़े नहीं लिखे, लेकिन भारत की भाषा है, 2-4 लाइन तो ऐसे पटपटा जाएंगे। जैसे उनकी अंग्रेजी है ना, वो संस्कृत उनके लिए विदेशी भाषा है। बिल्कुल। हाँ, तो वही है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर ये, तो वो चीज जो है, हाँ, जयशंकर प्रसाद ने वो एक लाइन कि आगे अंग्रेजों की सेना है, अराति सैन्य, ठीक, सिंधु में, ठीक, ये अंग्रेजों की जो सागर रूपी सेना है, उसमें सुवाड़ वाग्नि से जलो। वैसे में आप कैसे जलो, जंगल में जैसे आग फैलती है ना, वैसे फैल जाओ, मतलब उस तरह इनको जला के रखा। हाँ, ये जो सैनिकों के सागर है उनमें जंगल की आग की तरफ फैलो। अब ये लाइन सीधा सीधा लिखते तो समझ नहीं आता। तो एक लाइन के लिए इतना बड़ा लाइन लिखा था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये है तत्सम। हाँ, ये तत्सम। और उसके बाद इन तत्सम शब्दों का जब बिगड़ा हुआ रूप, अब जैसे अग्नि प्रज्वलित करें, हम बच्चों को बोलेंगे ना, हाँ
भाई लौह सकट लौह सकट विश्रामालय से मेरा जो है वो बैग उठा के ले आओ। हाँ, अब वो बच्चा बोलेगा कहाँ, तो जाना त्रिचक्रयान से, द्विचक्रिका काम की नहीं है। अब इस तरह से जो हम बोलेंगे जी तो नहीं समझ में आएगा कि मोटरसाइकिल खराब है, ऑटो से चले जाना, रेलवे स्टेशन से मेरा बैग उठा के लिया। एकदम ये इतना जो हम समझाएंगे तत्सम में, तो बच्चा तो या तो अपना सर फोड़ेगा या हमारा सर सर, फोड़ेगा। बच्चा क्या कोई भी आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इस चीज हाँ, को। तो वो चीज के लिए हम लोगों ने तद्भव का सृजन किया था, यानी तद उससे भव जन्मे, बिल्कुल उससे जन्मा हुआ, यानी संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप। अब जो पिता होते हैं वो मूल हो गए, हाँ हम बेटे हैं, हम शूद हो गए। हाँ, तो वही वाली बात, सूद भी नहीं है, हाँ वो मूल है, हम उनके, वो हमारे जड़ हैं, हम उनसे पल्लवित पुष्पित शाखा बने हैं, तो वो अलग होगा। शाखा की मोटाई जड़ से कम होती है, शाखा की मोटाई जो हमेशा जड़ से कम, हमेशा जड़ से, ठीक, तो वो शाखा है तत्सम, तद्भव, तद्भव शाखा है तत्सम की, यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे प्रज्वलित जलना, अग्नि आग, हस्त हाथ, पाणी कर हाथ, हस्ती हाथी, अश्व घोड़ा, ये बच्चा आराम से समझता। तो ये तत्सम तद्भव का ये खेल हुआ। उसके बाद देशज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो देश भारत है, यह तो सर बड़ा निराला देश है सर, नो डाउट, बहुत निराला देश है। कहने का मतलब ये है कि हम सब विविधता में एकता जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं सर। भाषागत 1618 भाषाओं और बोलियों में बटे हुए हैं सर, बिल्कुल 1618 बोलियों और भाषाओं, एक जिसमें से हमने 22 को तो भाषा मान रखी है, बाकी को माना भी नहीं, बाकी डायलेक्ट्स में रखे, भाषा में नहीं डायलेक्ट्स में, बोलियों में रखे। ठीक है, ठीक, मतलब ये भाषा नहीं है, उन भाषा के अलग अलग प्रारूप हैं जिनको हाँ, बदले हुए, उसी से बने, जैसे मगही, भोजपुरी, अंगिका, बजिका, बिल्कुल, हाँ, ये सब बोलियां डायलेक्ट 1618 के रूप में हम लोग ऐसे। अब इन 1618 भाषाओं से भी, इसमें भी और भाग है सर, नहीं 1618 भाषाओं से, बोलियों से शब्द आए हैं सर हिंदी में, बिल्कुल। सब ये देशज कहलाएंगे। अच्छा, ये देशज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ है, लोटा डोरी, खटिया पटिया, पगडंडी, काकी, मामी, ये सारे, जुहार, ये सारे शब्द देशज है सर। संथाली वर्ड है जुहार, अभिवादन, बिल्कुल, जुहार झारखंड, तो संथाली शब्द, तो ये देशज हो गए। और विदेशज के बारे में तो बता ही दिया, साबुन, तो ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह हमारा अभी चल रहा है सर, संधि तक पहुंचे। नहीं सर, संधि हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव, आगे बताएं सर, और क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? अभी आज पढ़ाना है, आगे पढ़ाना है, अभी तो अभी शुरू हुआ है, अभी इतना तक हम लोग चले, 7 चैप्टर खत्म किए हैं। हाँ, किसी में बच्चे, जैसे बच्चा क्लास है 6 का क्लास है, तो ये 7 चैप्टर में बांट दिया गया है, बिल्कुल, हाँ, छोटे छोटे में। और जैसे 8 में आए तो इन सबको 4 चैप्टर में रख दिया गया है। हाँ, भाषा, बोली, लिपि, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब एक में हो गए। हाँ, 9 में अगर आप आइएगा तो 9 में यहाँ तो बच्चे संस्कृत रखे हुए हैं, हाँ, संस्कृत रखे हुए हैं, और हमारी तो जगत जननी भाषा है, वो आपको प्रिय, बड़ी आदरणीय भाषा है। हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि शिक्षक का काम करने में मजा आता है, मतलब बहुत मजा आता है। तो एक शिक्षिका थी, मेरे से जूनियर थी, हम दोनों उसमें एक साथ ज्वाइन किए थे, एक ही दिन इंटरव्यू दिए थे, एक ही दिन ज्वाइन हुए थे। तो वो मुझे भैया कहती थी, तो वो बोले कि भैया आप तो चले गए, वो कभी सर नहीं बोली हमको, भैया आप तो चले गए, उनको कौन गाइड करेगा? हाँ, गाइड करेगा, क्योंकि वो भी हिंदी ही पढ़ाती थी, मतलब नर्सरी वाले भाग में। तो हमको कोई मतलब अभिभावक मेरा हट गया, तो बोले कि दिनकर का एक लाइन है निशा, उसे याद करके रख लीजिए, सामने वाले पर यही दिखना चाहिए आपका, ठीक,
दिनकर का एक लाइन है, उसे हमेशा याद करके रखिए, किसी के सामने में अपने आप को कम होकर के मत दिखाइएगा कि आप पर चढ़ जाए। और वो 2 लाइन हमेशा उसको समझा दीजिएगा कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। हाँ, ये लाइन तुम याद करके रख लो और इस पे काम करो। बहुत सुंदर। चलिए सर, तो फिर अब हम लोग इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, और हम लोग आगे भी इसको इसी तरह से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको बुलाया। सर हमारा भी सौभाग्य है कि हम लोग साथ बैठ करके ये शिक्षा संवाद कर रहे हैं, और मैं अपने दर्शकों को भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ यूं ही हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, प्रणाम।